ये जनवरी मंथ की करंट अफेयर पर बेस एमसीक्यू का पार्ट 3 होगा। और हम ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों पर है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इन विच सेकेंड, ठीक है, इन which part of the Indian Constitution is the Uniform Civil Code explicitly mentioned। तो आपको ये बताना है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अभी काफ़ी चर्चा में था, ये बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड के बारे में आपने सुना ही होगा, मतलब इवन चर्चा में है ही, ये उत्तराखंड की बात नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से पार्ट के अंदर आता है। क्या पार्ट थर्ड के अंदर आता है, क्या पार्ट फोर्थ के अंदर आता है, या फिफ्थ के अंदर, या सिक्स पार्ट के अंदर आता है। और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो देखिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी का पार्ट थर्ड के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 44, मैंने आंसर इसका बता दिया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन विच एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो आपको ये बताना है कि ये कौन से एस्पेक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाएगा। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किस कानूनी पहलू में समानता लाना है। तो देखिए ये जो है क्रिमिनल लॉ के बारे में नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सिविल लॉ के बारे में। जो हमारे जितने भी रिलीजन है उनका सबका जो शादी या डिवोर्स से रिलेटेड है वो सारे एक ही जैसे नियम कानून होने चाहिए। तो ये जो है दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागरिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको ये बताना है कि आर्टिकल 44 क्या कहता है। तो देखिए क्या ये कहता है, द स्टेट मस्ट इन्फोर्स रिलीजियस लॉ यूनिफॉर्मली, ये भी नहीं है। द स्टेट शैल इन्फोर्स अ कॉमन सिविल लॉ फॉर ऑल द सिटीजन, या ये कहता है आर्टिकल 44 की बात हो रही है यहाँ पर, द स्टेट शैल इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, या फिर ये कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रूआउट कंट्री। तो यही इसका आंसर है। तो इधर देख सकते हैं हिंदी वाले, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के संबंध में क्या व्यक्त करता है। तो इसका जो आर्टिकल ये है डी हो जाएगा, राज्य को भारत के नागरिक के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम चांस है ये वाला आए, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि आयोग पता नहीं दे भी सकता है। इन विच सिटी इज द विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड। तो विश्वनाथ टेम्पल कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो बनारस। हिंदी मीडियम वाले वाराणसी। तो ये थोड़ा जो ज्ञानवापी वाला इंसिडेंट है ये उससे रिलेटेड, हालांकि कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा पद्मा अवार्ड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पद्मा अवार्ड 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इस साल का 2024 के
जो ये मतलब शुरू के साल में ही इसको अवार्ड किया जाता है। ये अवार्ड, तो ये अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आपको ये अवार्ड काफ़ी लंबे चौड़े हैं, काफ़ी नाम रहता है इनका। तो 132 अवार्ड है, तो सबके सामने सबका नाम आप याद नहीं रख सकते हो पहली बात तो आपको कुछ के अगर ये रह जाए तो देखो, एक तो ये पद्म विभूषण वाले आपको याद होने चाहिए, आपके स्टेट के लोगों को किसको मिला है, ठीक है। दूसरा ये पद्म भूषण, पद्म भूषण आपके जो स्टेट के लोग हैं वो किसको मिला है। जैसे मैं यूपी के बारे में बात करूँ तो यूपी में यहाँ पर किसी को मिला है, यूपी में देखो, यूपी में किसी को, तो यूपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर यूपी में किसी को मिला नहीं। लेकिन बिहार के लिए, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बिहार में यहाँ पर पद्म विभूषण मिला हुआ है, और मतलब ये क्वेश्चन मैं इस टाइप से बता रहा हूँ कि आपको, और यहाँ पर इसको बिहार में ये भी मिला होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने देखा और आंख मीच कर रट्टा मारना शुरू कर दिया, देखो ये नहीं होता है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो पद्मश्री जो है 110 है, तो अगर आप अपनी स्टेट के भी ये सब याद करना भी बैठे तो ये अपने आप में काफ़ी एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे स्टेट में जिसको भी ये मिला है ये अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो ये तो जरूर याद रखना। लेकिन पद्म श्री किसको मिला है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो याद कर सकते हो अपने स्टेट की बस, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ये काफी अभी न्यूज में था। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये उड़ीसा सरकार ने वहाँ पर एक सफारी लॉन्च की है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस टाइप के टाइगर मिलते हैं, ये इस टाइप के। आपने ऐसी स्ट्रिप तो देखी होगी इनके उस पर धारी धारी, लेकिन ये ऐसा आपको लग रहा होगा ये जो टाइगर है गंदे नाले, गंदे नाली में ये कहीं लेट का है, इसके कीचड़ लगा हुआ है, पूंछ पर भी, ये भी, यहाँ भी सर पर लगा हुआ है दूसरे वाले के। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी में इनकी स्ट्रिप यहाँ पर काली काली है। एक सब्सटेंस होता है मेलेनिन, ये जो सिकलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर रहने वाले जो टाइगर है, ये इनकी ही बॉडी में प्रोड्यूस होता है, मतलब इनकी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है ये काली हो जाती है। आप देख रहे हो उसके सर पर भी काला है, नीचे भी काला है, यहाँ पर इसकी वजह से इनकी स्किन काली हो जाती है, और इसको मेलेनिस्टिक टाइगर बोला जाता है। तो ये इसलिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो है, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये उड़ीसा स्टेट के अंदर लोकेट है। मैंने यहाँ पर नोट्स दे दिए हैं। तो ये जो इस टाइप के टाइगर मिलते हैं ये केवल उड़ीसा स्टेट के अंदर ही मिलते हैं, इंडिया के अंदर और कहीं नहीं मिलते, उड़ीसा स्टेट के अंदर ही मिलते हैं। और ये यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइगर उड़ीसा वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरे स्टेट वाले भी आपने अगर पेपर देखे हों तो दूसरे वाले भी पूछते हैं, दूसरे स्टेट के लोग भी पूछते हैं। विच इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द लिपोप्सी, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, इसकी प्राथमिक वजह क्या है? क्या ये फंगी से फैलता है, क्या ये बैक्टीरिया से फैलता है, क्या ये वायरस से फैलता है, क्या ये पैरासाइट? तो देखिए बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। ये फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को फैलती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है हिंदी में। अब आपको इसके इसके जो जो बैक्टीरिया उसका नाम बताना है कि किस बैक्टीरिया से होता है। देखिए इसका जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लिप्रे माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, इसके याद रखना है यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखिए ये जो बीमारी होती है, कुष्ठ रोग की बीमारी होती है, ये एक्चुअली तीन अलग अलग इसकी मतलब एक टाइप की स्टेज बोल सकते हो। तो ये जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा नहीं अफेक्ट करती है इसका, ये करती है स्किन और नर्वस सिस्टम को हमारे। तो आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन से बॉडी को अफेक्ट करती है? स्किन और नर्वस सिस्टम, त्वचा और तंत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांसमिशन होता कैसे इसका? इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये मॉस्किटो के, क्या मक्खी के काटने से, सांप के काटने से होती है,
कैसे होती है, मंकी के बंदर के काटने से होती है। देखिए ये होता क्या है कि अगर सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, और उसने छींक दिया है, क्योंकि इंडिया के लोग जो हैं वो ऐसी मतलब ढीठ टाइप के लोग हैं, वो कभी रुमाल लग गए या फिर ऐसे नहीं छींकते, वो छींकते ही बहुत बेकार तरीके से, तो इनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं चारों तरफ। अगर ये ड्रॉपलेट्स कोई किसी पर्सन यहाँ से कोई पास हो रहा है, ठीक है, और उसके बॉडी के अंदर एंटर कर गए, तो इतनी जल्दी तो नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि उसको पहली बार ही ये हो गया तो कांटेक्ट में आ गया तो उसको हो जाएगा, तो कम चांसेस है। लेकिन अगर इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो उस केस में इसको हो जाएंगे। तो ये पूरा इम्यून सिस्टम का कमाल है, ठीक है। तो ये जो है किसी पर्सन के ड्रॉपलेट्स वो छींकेगा नोज थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ ड्यूरिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, आपके मुंह से जो पानी निकलता है कैसे भी निकल सकता है, छींकने से या फिर कैसे भी, उसकी ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ये मतलब 70% चांस होते हैं कि ना होए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है इसके लिए, तो वो उनको हो जाता है ये कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि भाई इसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं या एंटीवायरल डिसीज देते हैं या एंटी फंगल डिसीज देते हैं, वो सॉरी एंटीबायोटिक देते हैं इस डिसीज के लिए, या फिर एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, या फिर एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, या फिर ये देते हैं एमडीटी। देखिए इसके लिए मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट थेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ भी डी। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स दे रखे हैं तो आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब ये कौन सी डेट को अनाउंस हुई थी, ये भी रिसेंटली हुई है। देखो ये 22 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। एक रीजन लॉन्च करने का ये था कि 2022 तक सरकार, जो भारत सरकार थी, उसका ये एम था कि 40 गीगावाट हम जो रूफ टॉप होती है उससे सोलर एनर्जी ऑब्टेन करेंगे 2022 तक। लेकिन अभी तक अगर दिसंबर 2023 की बात की जाए, दिसंबर 2023 तक ये केवल 11 गीगावाट ही अचीव कर पाए। मतलब अभी तो बहुत लंबा टारगेट है, 30 गीगावाट तक अचीव नहीं कर। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने लॉन्च की है कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हमको काम करना है। अपना जो नेट जीरो एमिशन है, ठीक है, नेट जीरो एमिशन का अगर टारगेट 2070 तक करना है तो आपको ये इसको करना पड़ेगा। तो 22 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, इस वाली स्कीम को। देखो एक तो लोग इसलिए भी नहीं लगवाते अपने घरों पर क्योंकि अभी महंगी है, बहुत महंगी है यार, कौन लगवाएगा बताओ इतना महंगा। इससे तो सिंपल सी बात है भाई, ये लगाओ वो लगाओ, साफ करो, उसको रोज साफ करना पड़ता है। अब यही थोड़ी काम रहेगा, तो उसके साथ बड़ी डिमेरिट है। और सस्ती हो तो और चलो देख ले, चलो दिन में चला लेंगे, रात को वो लगा लेंगे, लेकिन बड़ी समस्या है। तो इसलिए लोग झिझक आते हैं कि भाई नहीं हम ये लगाएंगे। अब आता है ग्रीन वॉशिंग क्या है। क्या ये किसी सरफ का नाम है कि जिससे आप अपने कपड़े धोते हो, इससे अपने सर धोते हो, इससे अपना मुंह धोते हो? क्या है ये ग्रीन वॉशिंग? काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में ये टर्म। देखिए आपने मगरमच्छ के आंसू तो सुना ही होगा, मगरमच्छ के आंसू रोना, झूठ मूठ के आंसू रोना। ऐसे ये बिजनेसमैन ही झूठ मूठ के आंसू रोते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरे पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैस को लेकर काफी अवेयरनेस चल रही है। तो कुछ कंपनियां फॉल्स क्लेम करती है कि भैया हमारा, वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और बोलेगी देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसा कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इससे कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है, आप खरीद लो। तो या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को देखते हुए लोग काफी मतलब जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है तो काफी वो भी पढ़े लिखे बहुत रहते हैं कि अच्छा यार ठीक है, इससे एमिशन नहीं हो रहा, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनका खरीदना चाहिए आपको प्रोडक्ट, ये जो है इससे कोई ग्रीन हाउस का एमिशन। लेकिन इन्होंने ये फॉल्स क्लेम किया है, ये जो है ना इनका, ये फॉल्स क्लेम, इन्होंने ऐसा कुछ है नहीं इनके पास, लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। लेकिन जब असलियत में अगर इनको देखा जाए तो कुछ नहीं है, यही वही मतलब जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करके ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो झूठ मूठ के इन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट कर दिया। तो ग्रीन वॉशिंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है।
और ये है अ प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज एज एनवायरमेंट फ्रेंडली विदाउट द सब्सटेंटेड सबस्टेंशिएट एविडेंस। मतलब ऐसा झूठ मूठ का कर देना कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट ये एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसको ले लो। देखो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रीन वॉशिंग क्या है, बस ये टर्म ही याद रखना। दूसरा आपको एक वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अब जिसको क्वेश्चन पेपर मुश्किल सेट करना है कि भाई तुम्हारे तो मैं पैर ही उल्टे कर दूंगा एग्जाम में, तुम आओ जरा, तो फिर तो वैसे पेपर पर ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाएगा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, तो 2024 में ये रैंक जारी की गई। ये एक्चुअली जो आपकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावरफुल है, जैसे पहले नंबर पर आती है यूएसए की, दूसरे पर रशिया, फिर चाइना, फिर आता है इंडिया। तो इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर इसमें फोर्थ है। तो फोर्थ मतलब एक टाइप की स्ट्रेंथ है इंडिया की मिलिट्री के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द असर रिपोर्ट। देखिए असर रिपोर्ट है, नाम जैसा असर है, असर होता भी नहीं है। जैसे असर किस पर नहीं होता है, जो रूरल एरिया में बच्चे पढ़ते हैं उन पर पढ़ाई का कोई असर नहीं है। उनको फिफ्थ क्लास वाले को सेकंड क्लास का मैथ करवाओ, उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनियादारी में, पढ़वाओ उसको पता आएगा ही नहीं, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएगा, तो इसलिए वो असर नहीं होता है। तो इसलिए एक ये असर जो है रिपोर्ट के एक उस एजुकेशन से रिलेटेड है। ये क्या काम करते हैं, रूरल एरिया में जाकर बच्चों से किताब पढ़वाएंगे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि फिफ्थ क्लास के बच्चा नहीं कर पाया सेकंड क्लास का मैथ सॉल्व। फिफ्थ क्लास के बच्चे से नहीं सॉल्व हो पाई, नहीं पढ़ पाया वो सेकंड क्लास की हिंदी की बुक। तो ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही जो है इकोनॉमी, इसको कौन लॉन्च करता है, पहले तो ये हर साल लॉन्च होती थी 2016 से 16 तक, ये हर साल लॉन्च होती थी, लेकिन 2016 के बाद ये हर दूसरे साल के बाद लॉन्च होती है। और प्रथम नाम का एक एनजीओ वो उसको लॉन्च करता है। तो दूसरे का आंसर भी मैंने बता दिया यहाँ पर, प्रथम एनजीओ है जो इसको लॉन्च करता है। तो हु पब्लाइज द एनुअल, इसकी फुल फॉर्म तो कमी चांस है लेकिन पूछा जा सकता है, ये काफी इंपोर्टेंट पूछा भी गया है। हु पब्लाइजेज द एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, ये तो प्रथम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसका यहाँ पर डाला हुआ है कि इसको कौन लॉन्च करता है, एनजीओ प्रथम है, 2005 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये इस साल जो 14 से 18 साल के बच्चों को इन्होंने फोकस किया है। और बस ये प्रथम नाम का एनजीओ, वैसे ही याद रखना, बाकी और एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो हम आपका लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।